हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूँ। इसके माध्यम से अभी तक हम लोगों ने पूरे आधुनिक भारत को पढ़ने के बाद अब हम लोग गांधी युग की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने गांधी युग अर्थात 1917 से लेकर 1947 के बीच में जो भी कहानी हुई थी उसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। दोस्तों, इसी पर अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो तो हम बना लिए हैं। आज हम आपको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 से आगे की कहानी बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे एक बात बता दूं कि बीच में लगभग एक सप्ताह से कुछ ज़्यादा ही समय से वीडियो आना आपका बंद हो गया है, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी कामों में फंसा हुआ था, ज़रूरी कामों को निपटाने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों ऐसी बात नहीं आएगी, कंटिन्यू अब आपको वीडियो जाता रहेगा। जो भी व्यक्ति चैनल से नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा। आज हम लोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन क्या था 1928 में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता अर्थात डोमिनियन स्टेट्स की मांग की और सरकार को इस पर विचार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। दोस्तों, हुआ ये था कि यहाँ पर आते आते अभी तक हम 1928 में ये भी पढ़ चुके हैं कि 1928 में नेहरू वो आया था, साइमन कमीशन भी आया था और इसी साइमन कमीशन का हम लोगों ने विरोध किया था 1928 में जब वो आया था तो। और इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाहौर में। तब जाकर के उस समय भारत का सचिव बर्केनहेड था, उन्होंने ये चुनौती दिया कि भारतवासियों के पास ऐसा अपने लिए कोई ठोस प्लान नहीं है और वो अपने संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हमने उन्हें साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया था, क्योंकि इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने 1928 में जब मौका मिला तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट और यह 1928 में हुआ था। और इसी के रिगार्डिंग कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी और वहां पर हम लोगों ने पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता अर्थात डोमिनियन स्टेट्स की मांग की और 1 वर्ष का अंग्रेजों को समय दिया कि अगर आप 1 वर्ष के अंदर अंदर हमारी नेहरू रिपोर्ट का कोई ठोस परिणाम के साथ ही जवाब नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे, आगे गांधी जी के नेतृत्व में फिर से एक आंदोलन करने की प्रक्रिया में चले आएंगे और गांधी जी आंदोलन करेंगे दोस्तों। ठीक है, यही बात हुई थी और उसके बाद से 1 साल का समय दे दिया गया। इस सम्मेलन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू तथा कांग्रेस के अन्य नेता सरकार को मोहलत देने के पक्ष में नहीं थे, जबकि मोतीलाल नेहरू सरकार को 2 वर्ष की मोहलत मतलब चांस देना चाहते थे। इसी स्थिति में महात्मा गांधी की मध्यस्थता से यह समस्या का समाधान निकला और सरकार को मात्र 1 वर्ष का समय दिया गया नेहरू रिपोर्ट के बाद कि अगर आपने नेहरू रिपोर्ट को मान लिया तब तो ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेट्स दे दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो हम गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट को स्वीकार कर ली, लेकिन जिन्ना मुसलमानों के लिए विशेष रियासत चाहते थे उन्होंने अन्य मांगों के अतिरिक्त केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग की। जो हमने नेहरू रिपोर्ट 10 रखी थी उसी में उन्होंने ये मांग रखी थी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अतः जिन्ना ने अपने अलग से 14 सूत्री मांग को सामने रखा जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो कई बार दोस्तों पूछा जाता है 14 सूत्री मांग किसने रखी थी,
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। तो जिन्ना का 14 सूत्री मांग। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने मार्च 1929 ईस्वी में अपनी 14 सूत्री मांग रखा और इसी के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया कि अंग्रेज क्या करेंगे, 1 साल के लिए उन्हें मौका दिया गया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पे विचार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद लाहौर अधिवेशन होता है, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहलाता है 1929, जो भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन मानता है। इसको ऐतिहासिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था वो भी एक ऐतिहासिक था, उसी प्रकार ये 29 का लाहौर अधिवेशन भी ऐतिहासिक था। इस समय तक गांधी जी अपने 6 वर्ष के लंबे राजनीतिक अंतराल के बाद 1927 ईस्वी में सक्रिय राजनीति में पुनः वापस आ गए थे। आपको मैंने बताया था कि गांधी जी 1923 के बाद निकल गए थे, कहाँ पे, गांव की तरफ, जब हम असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी तब। फिर वो 6 साल के बाद वापस पुनः राजनीति में आ रहे हैं। 1928 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सरकार को दी गई 1 वर्ष की समयावधि के समाप्त होने पर कांग्रेस ने अपने मांग में परिवर्तन कर लिया। पहले तो हमने पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता की मांग की थी, अब हमने उसके जगह पे पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया और यहीं पे दोस्तों हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और रावी नदी के तट पे ये हो रहा था। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मंच से वहां पर डिमांड किया था, वही पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूर्ण स्वराज का अर्थ है अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, यानी अंग्रेजों से बिल्कुल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यहीं पर कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। एक प्रस्ताव द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों यही वजह है कि हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना संविधान दिवस मनाते, संविधान लागू किए थे, क्योंकि 30 जनवरी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1930 26 जनवरी जो था ना, 26 जनवरी जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कह रहा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुकूल 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सारे देश में असंख्य सभाओं में स्वाधीनता की शपथ ली गई तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के सूत्रपात का आह्वान किया गया कि अब गांधी जी के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चलेगा जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पूर्व गांधी जी ने यंग इंडिया में, उनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया में, एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी तथा इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया कि अगर आप ये 11 सूत्री मांग कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं और हमारी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम आंदोलन नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आप ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाएंगे। यही दोस्तों बात हुई और उन्हें 31 जनवरी का समय दिया, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं। तब जाकर गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दांडी मार्च को ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन या इसे ही हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 11 सरकार द्वारा 11 सूत्री मांगों का कोई सार्थक जवाब नहीं दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी के लिए अपने 78 समर्थकों के पश्चात पद यात्रा आरंभ कर दिया। 24 दिन के उपरांत 6 अप्रैल को 241 मील की लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों तो इसी से कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों दांडी मार्च के अवसर पर विदेशी पत्रकार बेवर मिलर ने साबरमती के आश्रम में रुका हुआ था।
महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना उसने सुभाष चंद्र ने नेपोलियन के एल्बा द्वीप से लौटकर पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च की तुलना की है कि इन लोगों ने जैसे इटली और रोम के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से इसने भी, गांधी जी ने भी शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, सविनय अवज्ञा के कुछ कार्यक्रम थे। इसमें कुछ चीज़ों का उल्लंघन, मतलब बहिष्कार करना था, जैसे नमक कानून का उल्लंघन करना, स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना, सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना, शराब की दुकानों पर धरना देना, कर रोको अभियान भी था इसके अंतर्गत। नमक कानून के उल्लंघन के साथ पूरे देश, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई 6 अप्रैल को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य विशेषता, इसमें व्यापक पैमाने पर पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। दोस्तों, यहाँ पर जाकर के महिलाओं ने पहली बार पूर्ण रूप से भाग लेने का प्रयास किया था और लिया भी था। छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामान्यतः मुस्लिमों की उपस्थिति आंदोलन में नगण्य रही, मतलब कम रहा। इसका कारण मुस्लिम लीग की अपील और ब्रिटिश सरकार की ओर से सांप्रदायिकता का भावनात्मक प्रसार करना था, जिसके वजह से मुस्लिम लीग थोड़ा इसमें कम लिया, मुसलमान लोगों ने कम भाग लिया था। 1929 ईस्वी में पेशावर में खुदाई खिदमतगार दल के खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। खान अब्दुल गफार खान को लाल कुर्ती दल के सदस्य फक्र अफगान की उपाधि दी। उन्हें सीमांत गादी तथा बादशाह खान भी कहा जाता। ये दोस्तों हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। अब दोस्तों आगे चल रहे हैं। इसी समय पेशावर में घटी एक महत्वपूर्ण घटना के अंतर्गत चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सिपाहियों को 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। धरसाना नामक सत्याग्रह, सरोजनी नायडू दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों में गांधी जी के सहयोगी इमाम साहब तथा मणिलाल गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागालैंड में जदोनांग के नेतृत्व में जिरांग आंदोलन चला रहे थे। प्रारंभ में यह आंदोलन समाज सुधार के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कालांतर में यह अंग्रेज विरोधी हो गया। 29 अगस्त 1931 ईस्वी को सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दिए जाने के बाद 17 वर्षीय नागा महिला गैडिल्यू ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी कहकर सम्मानित किया था और उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेह पूर्वक स्मरण करेगा, अर्थात याद करेगा इनकी कुर्बानी को, जिन्होंने इस तरह से कुर्बानी दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से यह आंदोलन चल ही रहा था कि इसी बीच में अंग्रेजों ने एक सम्मेलन को स्थापित कर दिया लंदन में, जिसे कहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। अब दोस्तों 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, जिसमें गांधी जी नहीं गए थे। खैर 27 मई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, लेकिन राजनीतिक संगठनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता इस समय जेल में बंद थे। इस सम्मेलन में कुल 89 सदस्य शामिल हुए थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। यह सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था, जिसमें कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति नहीं गया था। दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। क्या कांग्रेस उसमें भाग लिया था, तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी भी भाग नहीं लिए थे। इसी बीच दोस्तों उसके बाद से गांधी इरविन समझौता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमेशा आंदोलन पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी उस समय गांधी जी अपने थे और इरविन इस समय वायसराय था भारत का, इसलिए गांधी इरविन समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य 17 फरवरी से 1931 से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हो गया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि बात ये हुई थी कि यहाँ पर गांधी जी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, तो उनको मनाने के लिए कहा गया कि जब तक गांधी जी ही भाग नहीं लेंगे तो कैसे बात होगी, क्योंकि पूरा गांधी के इशारे पे ही भारत चल रहा था, पूरा कांग्रेस चल रहा था। तो गांधी जी को इसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना बहुत जरूरी था। इसीलिए उनको मनाने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए गांधी इरविन समझौता हुई, जहां पर गांधी जी के सामने इरविन बिल्कुल झुक करके काम कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर लंदन का दबाव था।
गांधी इरविन समझौते की मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। हिंसात्मक अपराधियों से भिन्न, मतलब यहीं पे बात होगी जो हिंसा नहीं किए हैं उनको, यहीं पे कहा जाता है गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो आप ध्यान से देखिए कि गांधी जी ने क्या मांग किया था। कहा था गांधी जी ने कि हिंसात्मक अपराधियों से भिन्न, जो हिंसा नहीं किए हैं वो अलग, यानी जिन्होंने अहिंसक हैं, सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस दी जाएगी। एक सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने वालों को सरकार पुनः वापस लेने में उदारता दिखाएगी। और समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीय व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक का बना सकते हैं, यानी नमक का इस्तेमाल वो खुद कर सकते हैं। इस बात को वो मान गया गांधी इरविन, जो समझौता हुआ था तो इरविन मान गया था। भारतीय शराब, विदेशी वस्तुओं की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, ये बात गांधी इरविन मान गया था। गांधी इरविन ने कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातें स्वीकार कर ली थी। क्या क्या स्वीकार किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार की घोषणा वापस ले ली जाएगी, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के युवा वामपंथियों में से समझौते के प्रति असंतोष था, क्योंकि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपना उद्देश्य बना रखा था, जबकि युवा कांग्रेसी समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने से नहीं बचा पाए। इसलिए यहाँ के जो लोग थे इसलिए गांधी जी से नाराज थे, क्योंकि 23 मार्च, इसी के तुरंत बाद ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को 3 व्यक्ति यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो इन लोगों का मानना था कि अगर चाहते गांधी जी तो शायद इन तीनों व्यक्तियों को बचा पाते, लेकिन गांधी जी नहीं बचा पाए। अब हो सकता है कि गांधी जी की कोई अपनी मजबूरी रही हो, या उन्होंने जैसे कहा कि अहिंसक तौर पे जो व्यक्ति कैद हैं उनको रिहा कर दिया जाए, हिंसा का वो समर्थन करने वाले नहीं थे। जो भी रहा होगा आगे उसकी वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि गांधी जी क्यों नहीं बचा पाए, क्या वजह रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये था कि उनसे इस वक्त भारत का युवा पीढ़ी जो थी बहुत ही नाराज थी गांधी जी का। यही वजह था कि 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को बहुत ही बहिष्कार किया गया और उन्हें काला झंडा दिखा करके तिरस्कार भी किया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, गांधी इरविन समझौता के बारे में समझने की कोशिश की कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और वायसराय के बीच में। इसके पहले हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की भी चर्चा की थी और उसके बाद हमने देखा था कि 1928 और 1929 में कैसे हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। दोस्तों आज के इन 4 पॉइंट के साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपका वीडियो जो है कंटिन्यू लगभग आता रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी कारण बस हम वीडियो बीच में नहीं बना पा रहे थे। और साथ ही दोस्तों आपको मैं एक नया काम और भी दे रहा हूँ। डेली आपको लगभग कोशिश रहेगी कि डेली 10 से 15 हम आपको करंट अफेयर आपके ग्रुप में डाल दें या पीडीएफ हम डाल दें उसको। आप उसे क्या कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। जो मैं करंट अफेयर बताऊंगा निश्चित तौर पे दोस्तों दिल्ली पुलिस पर आधारित होगी, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। उसी के आधार पर हम 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आपको डेली देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं 2 दूं तो उसकी वैल्यू नहीं हो पाएगी, महीने भर आप वेट नहीं कर सकते। इसलिए 10 से 12 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको दे रहे हैं। उसको आप या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप जैसे भी लिख करके पास रख लीजिए, अंत तो उसको आपको याद करने में काम आएगा, या पर डे काम खत्म कर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।